नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो बनाने में मेरे को वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन सही तरीके से आपके सामने पेश किया जाए, जिससे आपको समझने में बेहद आसानी हो जाए और आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो 6 तक तो मैं पूरा कर चुका था फरमान में। अब इसके बाद आ रहा था सातवां फरमान। इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। 7वें फरमान में जो दिया हुआ है उसका जो छंद वृंद है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसकी कुछ लाइनें मैं आपके सामने बोलूँगा, बाकी मैंने स्लाइड में लगाया हुआ है, क्योंकि मैं पूरी लाइनें बोलूँगा तो वो उतना टाइम चला जाएगा। तो 7वें को शुरू करने से पहले मुझे इतना याद है कि ये आपको बताना रह गया था छठे का, कि रियायती जो दिन होते हैं ये 40 दिन, ये हकीकत में है क्या और इसका क्या असर होता है और इसको हम एक्सप्लेन किस तरह से करते हैं। ये छठे का बोलना मुझे रह गया था और मैंने आपसे वादा किया था कि इसके बारे में बताऊंगा। तो रियायती 40 दिन के बारे में जो लाल किताब में दिया हुआ है, पहले उस वर्ड को मैं रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद जो मैंने समझा है वो आपके सामने मैं रखूँगा। तो लाल किताब में ये दिया हुआ है कि एक ग्रह का असर ख़त्म और दूसरे के शुरू होने के दरमियान 40 दिन फालतू होंगे, यानी बुरे ग्रह की मियाद के 40 दिन बाद तक इसका असर हो सकता है और शुरू होने वाले का अपनी मियाद से 40 दिन पहले ही असर माना जाता है। इकट्ठे असर के सिर्फ 40 दिन ही होंगे, मगर दोनों ग्रहों के जुदा जुदा 40-40 दिन नहीं होंगे। यह रियायती 40 दिन कहलाते हैं। इसी असूल पर बच्चे के जन्म से लेकर 40 दिन और मर जाने के बाद 40 दिन का मातम या चालीसा मनाया जाता है, और इंसानों में भी 40 चंद्रा पूरा मनहूस होगा। चूँकि गिनती के लंबे हिसाब को इस इल्म में उड़ाने के लिए 28 नक्षत्र और 12 राशि को बाद में छोड़ ही दिया जाता है, इसलिए दोनों की जमा मतलब 28 + 12 कुल 40 दिन रियायती तक कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 43 दिन का उपाव का असर पूरा होगा, जिसकी निशानी वक्त से पहले ही नेक ग्रह का असर हो जाने के वक्त दोस्त ग्रह की चीज़ों की कुदरती निशानियाँ और बुरे ग्रह की मियाद 40 दिन बाद तक रहने वाली हालात में पापी ग्रहों की निशानियाँ हुआ करती हैं। दौरान उपाव 40 दिन की निस्फ या चौथाई मियाद में भी निस्फ या चौथाई असर मालूम होने लग जाया करता है। ये जो है, ये जो वर्डिंग मैंने सुनाई आपको, ये लाल किताब में ये दिया हुआ है। ये लाल किताब के 1942 तरमीम शुदा एडिशन का है ये। इसमें जो आप ओरिजिनल पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ दी हुई है। इसमें कुछ चीज़ें इस तरह से दी हुई हैं कि हालांकि बिल्कुल साफ़ है, लेकिन फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। और उसके ऊपर जो मैंने डेवलपमेंट किया है, वो जो मैंने समझा है अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेनेशन किया है, वो मैं अब इसके आपके सामने रख रहा हूँ कि रियायती 40 दिन का मतलब क्या है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। होता ये है कि जब एक ग्रह का समय, जैसे इसमें बताया गया है, ख़त्म होता है और दूसरे ग्रह का समय शुरू होता है, यह इन दोनों के बीच का अंतराल है जो रियायती 40 दिन कहलाता है। तो आप समझ ही गए हैं। अब मैं इसको थोड़े आधुनिक परिप्रेक्ष्य में एक्सप्लेन करता हूँ। यह इस प्रकार है, ये मैं स्क्रिप्ट लिखा है मेहनत करके, तो इसको थोड़ा मैं पढ़ के भी बता रहा हूँ कि अब उतनी याददाश्त मेरी तेज़ रही नहीं, तो मुझे देख के बताना पड़ता है। कि हम एक रिले रेस को लेते हैं। खेल में जो रिले रेस होता है उसमें 4 प्लेयर
400 इंटू 2 या 4 इतना दौड़ते हैं और कुछ कुछ अंतराल के बाद वो बैटन के माध्यम से खिलाड़ी बदलते हैं, बार बार बदलते हैं और आखिरी में फिनिशिंग लाइन पे जो खिलाड़ी पहुंचता है वही जीत दर्ज कराता है। ये है रिले रेस। तो रिले रेस में कई प्लेयर्स दौड़ते हैं, है ना, और इसमें जो है इसमें 2 ही प्लेयर होते हैं इस रिले रेस में, मतलब एक ख़त्म हुआ और दूसरा शुरू करता है। तो इसमें जब एक प्लेयर बैटन लेकर दौड़ता है, फिर यह बैटन दूसरे खिलाड़ी को जो एक निश्चित अवधि के बाद खड़ा होता है दौड़ के उसको दे देता है, और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक आखिरी प्लेयर उस बैटन को लेकर फिनिश लाइन पार नहीं कर लेता है। अर्थात यह रियायती 40 दिन एक ऐसा दौड़ है जिसमें कई प्लेयर नहीं हैं रियल रेस जैसे, इसमें 2 प्लेयर इन्वॉल्व हैं, जिसमें एक तो वो ग्रह है जिसकी स्थिति खत्म हुई है, वह शुरुआती प्लेयर है जो बैटन लेकर दौड़ा है, और एक फिनिश लाइन वाला प्लेयर है जो दौड़ेगा भी। इसका मतलब है कि जब ये उसको बैटन देने जाता है तो कुछ समय तक दोनों प्लेयर साथ साथ दौड़ते हैं, ये बैटन देने के बाद फिर वो रह जाता है। तो इसमें मज़े की बात होती क्या है कि जो जितनी तेज़ी से दौड़ेगा उसकी टाइमिंग आगे वाले प्लेयर के कम होंगे, वो और तेज़ी देगा। तो कुछ समय तक, ये 40 दिन की जो अवधि है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, पूरे समय तक ये नहीं देते। 40 दिन की अवधि में जैसे वो प्लेयर दौड़ता है, जिसमें 4 प्लेयर हैं तो वो थोड़ा कम दौड़ता है, चूँकि इसमें 2 प्लेयर हैं तो इसमें ज़्यादा दौड़ेगा वो। तो 40 दिन की अवधि में वो असरात जो है उसके, वो दोनों के साथ साथ चलेंगे। और मैंने जो हिसाब लगाया है, प्रैक्टिकली जो देखा है, उसमें 40 दिन में करीब करीब 20 दिन एक साथ का असर होता है और 20 दिन अलग असर जाता है। 20 दिन कौन सा दूसरे प्लेयर का आता है जो शुरू कर रहा है, और 20 दिन तक जो है पिछले ग्रह का असर उसके साथ रहता है। और जो लाल किताब में बताया गया है कि जो 40 दिन की अवधि जो होती है उसमें जो ग्रह हैं उनका असर पहले भी हो जाता है और बाद में भी होता है, लेकिन दोनों के असर अलग अलग 40 नहीं होते, उसी 40 के अंदर ही रहते हैं। तो ये मैंने आपको ये प्लेयर और बैटन के साथ समझा दिया कि एक प्लेयर अर्थात एक ग्रह दौड़ा जो ख़त्म हो रहा है जिसकी, तो वो अपने स्टार्टिंग लाइन से दौड़ा और एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाके उसने दूसरे प्लेयर को दे दिया, मतलब वहाँ तक उसकी अवधि हुई। उसके बाद उस अवधि से दूसरा ग्रह दौड़ता है प्लेयर के बतौर और फिनिश लाइन तक जाता है। तो उसकी जो स्पीड है या उसकी जो टाइमिंग है उसमें पिछले प्लेयर की टाइमिंग भी मिली होती है। पता जितना वो पिछला प्लेयर या पिछला ग्रह जितने शुभ या अशुभ असर लेके आया है वो उसमें मर्ज हो जाते हैं दौड़ते वक्त, और फिनिशिंग लाइन में पहुँचते पहुँचते वो चीज़ उसके दोनों का मिक्सचर मिलता है, जो मेरा अंदाज़ है। हालांकि इस दरमियान 40 में तो मिलता ही मिलता है, पर उसके बाद भी वो कुछ समय तक चलता है। और आगे जो उसमें दिया हुआ है कि मातम और इसका, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। उसमें दिया हुआ है कि जो पहले इतना किसी की मृत्यु हो जाती थी बच्चे की, तो 40 दिन का वो रखते थे मातम वाले। तो ये इसको एक एग्जांपल देके क्लियर किया गया है। और इसमें ये भी दिया गया है कि उपाय हम 40 दिन का ही क्यों रखते हैं। उपाय इसलिए रखते हैं कि हमने 28 नक्षत्र, 28 आप कहेंगे 27 नक्षत्र, तो 27 होते हैं, लेकिन 28 नक्षत्र इसमें जोड़े गए हैं। जो अभिजीत नक्षत्र जो 28वां वो लिया गया है 27 + 1 और 12 राशि, इन दोनों को जोड़ जो है 40 लिए आता है, इसलिए ये 40 दिन की रियायती अवधि बोली गई है। इन दोनों को मिला लिया जाता है। तो और इसीलिए ये जो कैलकुलेशन है इसको बेस करता है कि उपाय कितने दिन का किए जाए। तो उपाय 40 दिन के ही होते हैं, तो उसमें भी उसको थोड़ा सा और अधिक कर लिया जाता है 3 दिन तक, 43 दिन तक, कि कुछ उसमें कम ज़्यादा हो गया हो तो वो हो जाए, वो मतलब उसमें
जिसको कहते हैं ना भूल चूक लेनी देनी, वो हिसाब किताब हो जाना चाहिए। इसीलिए उसको 40 से 43 दिन तक का उपाय उसको करते हैं। तो ये इसको रियायती हो गए उपाय के। अब छठा पोर्शन मैंने क्लियर कर दिया है। उसके अंदर 35 साला 36 साला चक्र जो है ये मैं पहले की वीडियोस में ग्रामर के पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो कृपा करके आप उनको ज़रूर देख लीजिए, उससे हो जाएगा। यहाँ पे रिपीट करके कोई मतलब नहीं होगा, स्पेस जाएगा। तो मैं ये 36 ये आपको जो इसका जो आगे का जो पार्ट है उस पे आता हूँ। तो आगे का पार्ट जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो अपना फरमान नंबर 7 है, ये पिछला भी अभी जो मैंने आपको बताया अपना अवधि वाला, वो फरमान नंबर 6 का था। फरमान नंबर 7 का जो छंदबंध है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन सिंपल सा दिखता है। आइए अब आपको मैं बताता हूँ 7वां जो अपना फरमान है वो हम किस तरह से उसके शब्दार्थ ले सकते हैं और भावार्थ ले सकते हैं। शब्दार्थ के बारे में मैंने आपको बताया था, शब्दार्थ तो करीब करीब सभी लोग एक जैसे ले सकते हैं, लेकिन उसके भाव में छुपा हुआ अर्थ सभी लोग अपने अपने हिसाब से उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से जो पाया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले ये जो 7वें नंबर का फरमान है ये काफ़ी बड़ा है और ये बहुत ही सिंपल सा दिखता है। इसमें भावों के अवधि मतलब साल और ग्रहों के साल ये बताए गए हैं और ये भी कहा गया है कि इनका मनुष्य की या जातक की आयु से कोई संबंध नहीं है। तो अगर कोई संबंध नहीं है तो इस फरमान का क्या मतलब हुआ कि साहब नंबर 1 खाने की उम्र जैसे 100 साल बताई है, बृहस्पति की 75 साल बताई है, उसका क्या मतलब हुआ? असल में क्या है कि मतलब तो है, लेकिन लाल किताब में कई चीज़ें बड़ी पोशीदा तौर से रखी गई हैं, उनको समझना पड़ता है, उनको ध्यान से देखना पड़ता है। मैं अगर ये कहूँ कि ये लाल किताब के जो ग्रामर है उसके फरमान में एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फरमान है ये, और ये इतना साधारण भी नहीं है जितना इस दिखता है। इसके स्लाइड्स मैंने लगाए हैं, तो पहला जो स्लाइड्स आएगा वो है जो लाल किताब में दिया है कि बुद्ध से रूह ने अपना घर क्यों पूछ लिया, उसकी हेडिंग यही है नंबर 7 के। और उसके बाद उसके जो छंद वर्ण लिखे हैं वो भी उसमें हैं, तो वो मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं उसी के लाइन पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब सबसे पहला जो इसका टाइटल है ये बहुत कुछ बता देता है। अब लोग ये कहेंगे कि टाइटल तो वैसे हैं कई, लेकिन इसमें क्या रखा है? बुद्ध से रूह ने अपना घर क्यों पूछ लिया। बहुत सारा जो मैटर है इसी के अंदर छुपा हुआ है, और उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है उसके बाकी लाइनों के पे है जो आगे चल के हैं। अब लाल किताब में आपने पढ़ा होगा कि बुद्ध जो है राशि को बोलते हैं और रूह जो है ग्रह को बोलते हैं। तो सीधी सी बात है कि ये फरमान राशि और ग्रह दोनों के इंटर रिलेशन के ऊपर बना हुआ है, बेस करता है। और इसके अंदर जो आगे चल के बताए गए हैं कि
हर खाने की एक उम्र दी गई है, एक मतलब अवधि दी गई है। जैसे मैंने बताया नंबर 1 का 100 साल, इसका मैं अलग से चार्ट भी लगा रहा हूँ। ये इसमें तो छंदवरन में है और मैंने अपनी तरफ से एक चार्ट भी बनाया है। 2 चार्ट हैं, एक सीधा लिखा हुआ है, एक जन्म कुंडली के चार्ट जैसा है, उसमें भी लिख दिया मैंने। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि किस किस खाने की कितनी साल की उम्र बताई गई है। उसके बाजू में आपको ग्रहों के साल भी बताए गए हैं और ये भी बताए गए हैं किस ग्रह के साथ किसका मेल हो जाए तो वो साल कम ज़्यादा हो जाते हैं। मैं एक एक चीज़ को इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने उस स्लाइड में लगाया हुआ है और अलग से बताना मतलब टाइम बर्बाद करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि सारे जितने खाने हैं उनके तो उनने बता दिए हैं, सिवा 5 नंबर का छोड़ के 8 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर, इन खानों की कोई आयु नहीं दी गई है। छोटी सी एक्सप्लेनेशन मतलब दे दिया गया है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्यों नहीं दिया गया जो मैंने निकाला है। अब आते हैं वही रूह और बुद्ध का कनेक्शन, उसके ऊपर हम आते हैं। तो सबसे पहले मैं नंबर 8 खाने को ले रहा हूँ। नंबर 8 खाना जो है इस पर भी कोई अवधि या साल नहीं दिए गए हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि नंबर 8 वो खाना है जहाँ पर मृत्यु के बारे में देखते हैं, मौत का खाना कहते हैं, और इसके अतिरिक्त जहाँ पर चंद्रमा नीच का बनता है। नंबर 2 खाने में उच्च का होता है, नंबर 8 खाने में नीच का हो जाता है। अब ये नंबर 8 का खाना जो है ये मौत का खाना है और ये अटल है। मतलब मौत एक अटल सत्य है जिसको कोई नहीं मार सकता। लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो मौत को ही मात दे देता है, वो है चंद्र। एक ही ग्रह है जो मौत को भी मात दे सकता है। और इसी के ऊपर जो थ्योरी बेस करती है वो मैं आगे बढ़ता हूँ आपसे कि मौत को ये कैसे मात देता है। आपने अमृत का तो नाम सुना ही है, सभी हमारे धर्म ग्रंथों में है। अमृत वो पेय है जिसको पीने से कोई भी व्यक्ति अमर हो जाता है। सुर असुर संग्राम, राहु केतु का जो घटना, ये सब इसके ऊपर बेस किया हुआ है। अमृत क्या है? अमृत एक तरह का दूध था, दुग्ध जिसको कहते हैं, जो सागर मंथन में निकला था जिसको देखते हैं। लेकिन ये दूध अलग किस्म का था और ये दूध किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है? चंद्र का। अलग किस्म का क्या होता है कि जैसे हम लोग घर में ये दूध यूज़ करते हैं तो कुछ समय बाद वो दूध फट जाता है, ख़राब हो जाता है, मतलब हमेशा नहीं रहता। साधारण दूध है, फ्रिज में रखने से कुछ समय ज़्यादा चल जाता है, लेकिन वहाँ भी वो ख़राब हो जाता है। तो इस दूध को हम अमृत नहीं कह सकते। किस दूध को अमृत कहते हैं? ऐसा दूध जो कभी ख़राब हो ही नहीं, चाहे उसको खुले में रखा जाए या कितने दिनों तक उसको स्टोर किया जाए, वो कभी ख़राब नहीं होगा। तो ये एक तरह का अमृत अर्थात मृत न होने वाला दूध है। तो ऐसी अगर कोई चीज़ आदमी सेवन करे या जातक सेवन करे या सुर असुर सेवन करे जो न मरने वाली चीज़ है, तो उससे उसके घर जो शरीर की इम्यूनिटी बराबर बढ़ती रहती है, रेनोवेट होती रहती है, रिजुविनेशन होता रहता है। यही अमृत है और इस अमृत का कारक चंद्र है। जैसे आप देखेंगे कि गंगा जल है, गंगा जल कभी ख़राब नहीं होता, स्टोरेज में रखें आप, बरसों रहता है। ऐसे इस्लाम धर्मावलंबियों में उनके पवित्र जो शहर मक्का है, वहाँ पे एक पानी मिलता है कुएं में जिसको आबे ज़मज़म कहते हैं। वो पानी भी बहुत पवित्र माना जाता है और वो भी स्टोरेज पे कभी ख़राब नहीं होता, उसको श्रद्धा से माना जाता है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो पानी मतलब ईश्वरीय देन है, अल्लाह ने भेजा है उस पानी को। हम भी गंगा को ईश्वरीय देन ही मानते हैं।
और ये ईश्वरीय देन कभी ख़राब नहीं होती। तो ये हमारे सामने ये दो चीज़ें तो स्पष्ट हैं। अमृत हमने देखा नहीं, लेकिन इसी के बेस के ऊपर अमृत का कैलकुलेशन लगा हुआ है, जो लाल किताब के इस छंद में एक्सप्लेन किया गया है, छुपे तौर पे, जिसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया है कि अमृत जो है चंद्र का प्रतिनिधि है, चंद्र दूध का प्रतिनिधि है, और ये अमृत उसका प्रतिनिधि भी है, ऐसे दूध का जो कभी ख़राब नहीं होता। तो अब इसको हम इसमें कैसे फिट करेंगे? अब जैसे लाल किताब में जो ये बताए गए हैं कि 5वां, 8वां, 9वां और 11वां, इनके कोई अवधि नहीं दी गई है। एक सीधी सीधी बात है कि क्योंकि ये इनके खानों की अवधि या इनमें जो भी ग्रह आएगा उसका जो भी होगा वो फिक्स है, उसमें खाने के साल और ग्रह के साल से अंतर नहीं पड़ता। वहाँ पे जो लोकल कैलकुलेशन होगा वहाँ के लिए वही जायज़ होगा। कि जैसे मान लीजिए कैसे होगा कि एक गुरु जो है अगर पहले घर में है, पहले घर की आयु 100 साल है और गुरु की 75 साल है, तो लाल किताब में बताया गया है तो गुरु के जो भी प्रभाव है फल, वो उस व्यक्ति को 75 साल की मैक्सिमम आयु तक मिलता है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी की व्यक्ति 75 साल ही होगी, इसका मतलब है उसका असर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। 5, 8, 9, 11 में जो भी होगा वो फिक्स है, वो आपके कैलकुलेशन पे आएगा। और वो कैलकुलेशन निकालने का तरीका यही है कि आपको जो आपने जैसे मान लीजिए वहाँ पे बुध आया 5वें पे, तो बुध के कैलकुलेशन जैसे किए जाते हैं नॉर्मल, वो करके वहाँ की आयु आएगी। तो चंद्र का ज़रूर अलग है। चंद्र का मैंने एक चार्ट लगाया है कि 1 से लेके 12 घर तक उसके क्या मतलब असरात होते हैं, वो छोटे में मैंने लगाया है। अब इसमें कॉमन फैक्टर ये है कि इनके असर फिक्स है। दूसरी चीज़ फैक्टर ये है कि जो लाल किताब में भी बताई गई है कि उच्च नीच, हर घर के उच्च नीच 2 पार्ट हुआ करते हैं, जहाँ के कोई एक ग्रह उच्च का होता है, दूसरा घर नीच का हो जाता है। लेकिन 5, 9 और 11 में कोई उच्च नीच नहीं होता, कोई भी ग्रह उच्च नीच का नहीं होता, उसका वही फल मिलता है जो उसके लिए फिक्स है। अब आप कहेंगे कि दूसरा घर और 8वां घर में तो होता है, लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखिए कि दूसरे और 8वें घर का फंडा जो है सिर्फ चंद्र के लिए है। वो चंद्र जो मौत को भी मार सकता है या मौत को भी मात दे सकता है। दूसरे घर में चंद्र उच्च का हो जाता है और 8वें घर में चंद्र नीच का हो जाता है। तो ये चंद्र के लिए एक्सेप्शन है, जिसके कारण दूसरे घर की तो आयु दे दी गई है, लेकिन 8वां घर जो मौत एक अटल सत्य है उसके लिए आयु नहीं दिया गया, लेकिन सिर्फ इशारा किया गया है कि चंद्र अगर यहाँ पर नीच है, नीच का चंद्र है, तो वो किस तरह का असर देगा। वो असर लोकल होगा, मतलब चंद्रमा अष्टम में जो फल देगा वही होगा, उसमें उस खाने का कोई रोल नहीं होगा, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन एज वाइज कुछ नहीं होगा। इसी तरह 9 का है। 9 में आप देखिए, 9 के लिए ये हमारे पितरों का खाना है, पुरखे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ पर वो चीज़ें होती हैं जो जन्म दर संचित होते हुए जो यहाँ पर आती हैं पुरखों के कर्म से, अपने कर्म से, वो यहाँ पर दिखती हैं। इसका प्रारब्ध या भाग्य कह लीजिए यहाँ से होता है। इसलिए लाल किताब में कहा गया है कि यहाँ से जो क्लाउड्स या बादल उठते हैं वो दूसरे नंबर के पर्वत श्रृंखला से टकराते हैं और चौथे खाने पर जाके उनकी बारिश होती है। इसीलिए, और दूसरा 9वां घर इस तरह से एक भाग्य के लिए एक शुरुआती फेस है, जहाँ से भाग्य उदय होता, भाग्य मतलब जन्म लेता है। और यहाँ पे बुध का अंडा भी जन्म लेता है। आप अगर बुध का भेद पढ़ा है आपने, बुध का अंडा भी जन्म लेता है। तो इन चीज़ों को अलग कर दिया गया है। अब दूसरी चीज़ जो आती है
कि 11वां क्या है। 11वां वहाँ पे आपको नतीजा मिलता है, वहाँ अदालत लगती है शनि की गुरु के घर में, और वो नतीजा भी जो आपके कर्म ओरिएंटेड जो भी चीज़ आपने किया है उसके हिसाब से आपको वो नतीजा मिलता है। एक वकील सफाई और एक सरकारी वकील, इन दोनों में राहु केतु के हिसाब से वो उनकी जो भी बहसबाजी वहाँ चलती है उसके हिसाब से वहाँ आपको मिलता है। तो ये 5, 8, 9 और 11 इसीलिए इनके साल नहीं दिए गए हैं, क्योंकि ये अपना अपना फल देते हैं उनके इंटरनल रिएक्शन करने से। और पंडित जी ने 1942 के सिर्फ 1942 के एडिशन में ही लास्ट में आखिरी कुंडली मेंशन की है, उसमें उन्होंने कुंडली ही मेंशन की है, थोड़ा 1-2 लाइन दिया है सिर्फ इसी के लिए इशारा करने के लिए। इसका कलेक्शन जो है, इसका रिलेशन है आखिरी कुंडली का, वो नंबर 7 फरमांस के साथ है। तो इसके बारे में मैं कोशिश करूँगा कुछ और अगर एक्सप्लोर कर सकता हूँ तो मैं आपके सामने रखूँगा, क्योंकि वो एक बहुत कठिन चीज़ है, वो बहुत इशारों में बोली गई है, उन्होंने खुद भी उसको झेली है, वो उसका नतीजा है, तो वो उसके साथ इसका रिलेशन है। तो अभी मैंने जो कुछ चार्ट लगाया है उसमें मैंने ये बताया है आपको कि ये इस घर में ये रहा तो इसका फल ये है, कॉम्बिनेशन का रिज़ल्ट ये है। अब आप उसको फिट कैसे करेंगे कि जो भी आपके जातक की कुंडली निकली है उसका आप कुंडली देखिए और उसके प्रभाव का अध्ययन करिए। जैसे आपने देखा कि गुरु का देख लीजिए, जैसे ना गुरु आया, गुरु अगर आप उसके इफेक्ट देख रहे हैं तो गुरु को आप पहले देखेंगे कि ये शत्रु ग्रहों के साथ घिरा हुआ तो नहीं, घिरा हुआ मतलब जिसको पाप कर्तरी योग भी बोलते हैं, मतलब आजू बाजू शत्रु ग्रह होना। चूँकि नंबर 7 फरमान उम्र से ही लेना देना है, इसका आपके इंसानी उम्र के साथ ही ज़्यादा लेना देना है, यही आखिरी कुंडली का बेस है। तो इसको आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। शत्रु ग्रह से घिरा हुआ अगर है गुरु तो उस इंसान की आयु कम हो जाती है। इसके अलावा दूसरे ग्रहों के लिए भी जो मैंने निकाला है वो इस तरह है कि बुध, गुरु, शुक्र, ये अगर 9वें घर में कनेक्शन बन जाए इनका तो भी आदमी की उम्र कम हो जाती है। गुरु के अगर शत्रु ग्रह बुध, शुक्र, राहु 9वें भाव में हो तो भी उम्र कम होती है। चंद्र, राहु 7वें या 8वें भाव में हो तो भी उम्र कम होगी। बुध अगर 9वें घर में चला गया तो ऐसे इंसान के लिए हर 8वां साल एक अलर्ट लेके आता है, मतलब उसके जीवन में कोई दुर्घटना ज़रूर घट सकती है या मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। तो ये एक स्पेशल जो है वो मैंने आपको बता दिया कि आप इसी हिसाब से इसको कैलकुलेट करिए कि ग्रहों के बारे में। तो अगर मुझे आवश्यकता पड़ी, क्योंकि ये जो फरमान है ये बहुत ही रहस्यमय फरमान है, तो इसके ऊपर मैं आपको और आगे बताऊंगा, और अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैं आगे बढ़ूंगा। आपको अगर समझ में आ गया है तो आप इस पे खुद भी काम करिए, क्योंकि लाल किताब एक ऐसी विद्या है इसमें अकेले काम नहीं होता, इस पे बहुत लोगों को बैठ के रिसर्च करना पड़ता है। तो चलिए आज मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, आगे फिर आपसे मिलूँगा, तब तक नमस्कार। आगे जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका अपना एक हल्का फुल्का टॉपिक है कि लाल किताब से आप न्यूमरोलॉजी कैसे करेंगे और उस न्यूमरोलॉजी से आप लाल किताब का फलादेश कैसे करेंगे। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।